हाय, वेलकम यू ऑल। हाय फ्रेंड्स। सो आज हमारा जो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो भैया इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पहला तो है बेल्जियम। ठीक है। और दूसरी है अपना पड़ोसी देश श्रीलंका, जहाँ पे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसको जलाया था। ठीक है। तो चलो भैया, बेल्जियम के बारे में समझना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये बेल्जियम का नक्शा बोल सकते हो उसको, मैप है। ठीक है। उसका जो नॉर्थन साइड है, ठीक है, और ये जो वो पीले कलर से दिखाया है, और जो साउथ साइड है वो हमने थोड़ा सा रेडिश कलर से दिखाया है। तो ये है ब्रुसल्स, जो कैपिटल है बेल्जियम का। ठीक है। जहाँ पे ये बीच में का रीजन है उसका, जहाँ पे डच माइनॉरिटीज है। ठीक है ना। मतलब ज़्यादा वहाँ पे मेजोरिटी में फ्रेंच लोग रहते हैं। और ये जो पीला सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, फ्लेमिश कहते हैं उसको, 59% वहाँ पे डच स्पीकिंग है। ठीक है। और ये जो वेलोनिया करके सेक्शन है बॉटम साइड का, वहाँ पे 40% फ्रेंच रहते हैं। तो ये उसका थोड़ा सा जोग्राफिकल क्या कह सकते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। तो अभी कंसिडरेशन क्या है, अपर साइड में जो कि येलोइश पार्ट है, वहाँ पे डच मेजोरिटी के लोग रहते हैं जो डच भाषा ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है। और जो बॉटम साइड के है, ठीक है, वहाँ पे फ्रेंच लोग रहते हैं। और एक सेक्शन है छोटा सा जर्मन साइड, जो ईस्ट साइड में थोड़ा सा 1% रहते हैं। ठीक है ना। तो अभी अगर हम देखते हैं इस बेल्जियम को, तो ये पूरा डिवाइडेड है। ठीक है। लगभग 59 यानी लगभग 60% जो है वो डच है। ठीक है। लेकिन इनका ठीक से एजुकेशनल और इकोनॉमिक उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू फ्रेंच। फ्रेंच 40% ही है, लेकिन बहुत ही रिच और पावरफुल है। और अगर हम ब्रुसेल देखें, जो कि क्या कह सकते हैं येलोइश पोर्शन में आती है, वहाँ पे डच माइनॉरिटी है। बहुत ज़्यादा फ्रेंच लोग हैं, मतलब काफ़ी रिच और अमीर लोग हैं। सो ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, वैसे वैसे चल रहा था। डच लोग थे, उनका ज़्यादा एजुकेशन में कुछ ज़्यादा प्रेजेंस नहीं था, या फिर वो उतने पावरफुल नहीं थे, ये रिच नहीं थे एज कम्पेयर टू फ्रेंच लोग जो वैलोनिया रीजन के थे, 40% ही थे, कम ही थे, पर वो काफ़ी रिच और पावरफुल थे। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जो पार्टीशन है वो बढ़ने लगा, है ना। तो वो कहते हैं ना अमीर और गरीबी, है ना, उसमें का जो डिफरेंस है ना वो बढ़ने लगा। तो ये जो है वो जनरल बेल्जियम का अंडरस्टैंडिंग था। ठीक है। तो अभी जब ये चीज़ें होने लगी थी, ठीक है, तो धीरे 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 ये चीज़ें थोड़ा ऊपर आने लगी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगी, है ना। डच लोगों को लग रहा था कि शायद उनको अपॉर्चुनिटीज कम है जॉब्स में, उनको अंडरस्टैंडिंग मतलब ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, किससे, फ्रेंच लोगों द्वारा। ठीक है ना। तो फिर इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो डिफरेंसेस थे, ठीक है ना, वाई फ्रेंच पीपल ही ज़्यादा अमीर है, पावरफुल है, डच लोग क्यों नहीं उतना अमीर है एज कंपेयर टू फ्रेंच। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, इन लोगों ने कुछ स्टेप्स निकाले। ठीक है ना। और वो कैसे निकाले उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें थी वो इसलिए हो रही थी, क्योंकि हमने देखा कि जैसे कि जो उसका कैपिटल था बेल्जियम का, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी थी डच, उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिल रही थी एज कम्पेयर टू फ्रेंच। ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ही हर मेन मेन जगह पे फ्रेंच लोग ही थे। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बेल्जियम के अंदर। तो उन्होंने किस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट क्या किया, उन्होंने किया कि इक्वल मेंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज इन सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो पहले क्या होता था कि कैपिटल में ज़्यादा फ्रेंच लोग थे, डच लोग बहुत कम थे। तो डच को कम अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, और डच ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। ठीक है ना। तो उनको कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, जितने भी मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है ना, उसमें से 50% जो मिनिस्टर है वो डच जो लैंग्वेज है वो बोलने वाले चाहिए, और 50% जो है वो क्या, फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी चाहिए। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया 50-50। ठीक है। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक एनी डिसीजंस। ठीक है। और उसमें से कोई भी सिंगल कम्युनिटी, वो फ्रेंच रहे या डच रहे, कोई भी कम्युनिटी क्या करेगी, सिंगल डिसीजन नहीं ले पाएगी।
फिर क्या किया उन्होंने, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट, है ना। तो उन्होंने क्या, कुछ पावर्स जो है वो क्या किए, कुछ पावर सेंट्रल के पास रखे और कुछ पावर स्टेट्स के पास रखे। इससे क्या हो गया, स्टेट जो है वो ज्यादा सबऑर्डिनेट नहीं रहे सेंटर से, है ना, डिपेंडेंट नहीं रहे, ठीक है। और उन्होंने स्टेप्स क्या किए, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसल्स विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फ्रेंच एंड डच। ये तो हमने देख लिया कि उन्होंने क्या किया, फ्रेंच और डच को क्या किया, उनके भी सेपरेट गवर्नमेंट सेटअप किए, कि भैया फ्रेंच वालों का एक सेपरेट का क्या बोल सकते हैं हम, गवर्नमेंट है, और डच वालों का अपना सेपरेट है। और इसके साथ ही साथ में इन्होंने और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिया, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी थी। फिर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 50-50% रखे थे, ठीक है। और उनके जो लैंग्वेज के हिसाब से जो है, उन्होंने सेपरेट गवर्नमेंट भी बनाई ब्रुसेल्स में, मतलब उनकी कैपिटल में, ठीक है ना, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंच और डच के, ठीक है। तो उन्होंने और एक उसमें इंटरेस्टिंग काम किया कि जो कम्युनिटी है उनकी, ठीक है ना, जैसे कि डच की अपनी अपनी कम्युनिटी है, फ्रेंच की अपनी अपनी कम्युनिटी है, और जो 1% जर्मन है उनकी भी अपनी एक कम्युनिटी की, और उनकी भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, ठीक है ना। मतलब डच की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है वहां पे, फ्रेंच की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है, और जर्मन की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो किससे रिलेटेड डिसीजंस रहती है, कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है ना। तो मतलब इतनी सारी गवर्नमेंट्स है वहाँ पे। मतलब उन्होंने एक तो जो पूरे बेल्जियम का है उसमें जो मिनिस्टर्स है वो 50-50% रखे, 50% डच, 50% फ्रेंच। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, कोई भी सिंगल कमेंट्री डिसीजन नहीं ले सकती, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ जो पावर्स है वो स्टेट को दिए, जिससे स्टेट थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए, ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और उन्हें ब्रुसेल में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेंगे फ्रेंच और डच के, ठीक है। और साथ ही साथ में स्पेशली उन्होंने जितने भी लैंग्वेज है अलग अलग वहाँ पे, डच, फ्रेंच और जर्मन, उनके लिए भी एक अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की। तो इससे क्या हो गया कि अब सारे जो डिसीजंस है वो सब मिलके लेने लगे, ठीक है ना। तो उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम होने लगा। जैसे कि अभी ये जो पावर शेयरिंग किया है उससे रिजल्ट क्या हुआ, द कम्युनिटी यूनाइटेड एंड रिस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। जो भी उनकी 2-3 कम्युनिटीज है ना, मेजोरिटी आप डच कह लो, 40% के आसपास आपकी फ्रेंच है, और जो भी है 1%। तो ये हर एक कम्युनिटी का फीलिंग को वो क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज को वो क्या कर रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे और रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। ये तो हुई हमारी बेल्जियम की बात। अब हम देखेंगे हमारा पड़ोसी। तो जैसे बेल्जियम है, ठीक है, वहां पे वैसे ही हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, ठीक है, साउथ साइड में है। तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो मेजोरिटी जो श्रीलंका की है वो है बुद्धिस्ट, लगभग 74%, है ना, मतलब लगभग 3/4 के आसपास। सिंहला करके एक लैंग्वेज है, उसको वो यूज करते हैं स्पीकिंग में। और उनका जो रिलीजन है वो नॉर्मली बुद्धिस्ट है, ठीक है। और कुछ 1% के आसपास मुस्लिम भी वहाँ पे रहते हैं। और उनका जो नॉर्थ और ईस्ट साइड का जो एरियाज है वहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोग हैं, मतलब जो तमिल भाषा है उसका इस्तेमाल करने वाले नॉर्मली वो हिंदूज और मुस्लिम्स है, ठीक है ना। और मिडल साइड में भी, ठीक है, एक इंडियन तमिल्स है जो कि इंडिया से वहाँ पे शिफ्ट हुए और वहाँ पे रह रहे, ठीक है। वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम है। कुल मिला के लगभग 18% तमिल्स हैं वहाँ पे, ठीक है। और कुछ क्रिश्चियंस भी रहते हैं लगभग 7% के आसपास। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अभी बेल्जियम में भी जैसे 2-3 लैंग्वेज स्पीकिंग के थे, जैसे कि डच स्पीकिंग थे, जर्मन स्पीकिंग थे, ठीक है, या फिर फ्रेंच स्पीकिंग थे। तो वहां पे जब कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो गया था तो उन्होंने क्या किया था कि हर एक कम्युनिटी कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था पावर का,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने लगा कि यहाँ पे तो 75% के आसपास तो सिंहलाज हो गए, बुद्धिस्ट लोग हो गए, ठीक है। और लगभग 18% के आसपास आपके तमिल लोग हैं, ठीक है। 7% क्रिश्चियन और 1% मुस्लिम है यहाँ पे। तो ये तीन चार जो टाइप के लोग हैं उसमें से जो बुद्धिस्ट लोग थे, ठीक है, वो मेजोरिटी थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करना चालू हो गया, ठीक है ना। तो उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हुए। तो अभी उसको देखेंगे कि क्यों होना शुरू शुरू हो गए। तो रीजन क्या हो गया, ये जो मेजोरिटी जो लोग है, सिंह सिंहलेस जो कम्युनिटी है, ठीक है। तो ये कि इनका मेजोरिटी था, इसलिए उन्होंने क्या किया, डोमिनेंस करना चालू कर दिया। अब उन्होंने 1956 को एक एक्ट एस्टेब्लिश किया, जिसमें उन्होंने सीधा डिक्लेयर किया कि भैया हम श्रीलंका के जो लोग हैं वो सिर्फ सिंहला एज ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करेंगे, ठीक है ना। और फिर उन्होंने क्या किया, जो भी यूनिवर्सिटी में पोजीशंस है ना, या फिर जो भी जॉब्स वैकेंसीज अवेलेबल है श्रीलंका में, तो उन्होंने क्या किया, फेवरिंग करना चालू किया बुद्धिस्ट लोगों के लिए, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो सिंहलीज लैंग्वेज को यूज करते हैं, है ना। तो उनको क्या किया, उन्होंने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना चालू कर दिया। और ऐसे कुछ चीजें की जिससे क्या होगा कि जो बुद्धिज्म है वो क्या होगा, फ्लरिश होगा, फोस्टर होगा, प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो अब इससे क्या हो गया, जो माइनॉरिटीज है वहाँ पे, जो कुछ मुस्लिम्स थे, कुछ क्रिश्चियंस थे, ठीक है, और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। क्योंकि एक तो तमिल स्पीकिंग थे वहाँ पे 17% के आसपास, ठीक है। तो उनको तो सिंहली लैंग्वेज ऑफिशियल कर दिया, तो हर जगह पे वही लगने लगा। और उन लोगों के लिए जॉब्स और बाकी की यूनिवर्सिटीज में पोजीशंस रिजर्व होने लगी। तो इनको ट्रबल होना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, सारे तमिल में साथ में मिलके उन्होंने क्या किया, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, ठीक है। और उन्होंने ट्राई किया कि भैया तमिल लैंग्वेज जो है उसको भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए, ठीक है। फिर उससे कुछ हाथ आया नहीं आया, फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है बोला हमें एक सेपरेट इंडिपेंडेंस दे दो भैया तमिल लोगों के लिए, ठीक है। और जो उनका जो क्या बोलते हैं, उन्होंने उनकी और भी एक डिमांड थी, जैसे कि सिंहलास को क्यों आप अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे रहे हो, है ना, एजुकेशन जॉब्स या यूनिवर्सिटीज में, तो हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, हम 50-50% कर दो, है ना। जैसे तमिल लोग को भी कुछ कोटा दे दो एजुकेशन और जॉब्स में। या फिर उन्होंने मतलब सेपरेट इंडिपेंडेंस का ये किया, ये उनके लिए जो लैंग्वेज है तमिल उसको ऑफिशियल करने का प्रयास किया, ठीक है। तो उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन थी तमिल इलम करके, वो तो सीधा बोली भैया हमको इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दो, वी आर इंडिपेंडेंट, हमको एज अ कंट्री करके घोषित कर दो, हमको अलग से रहना है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका साइड में, ठीक है। और इसके कारण शुरू हो गया। अभी इस यहाँ पे क्या था, जो बुद्धिस्ट या फिर क्या कह सकते हैं हम उसको, सिंहली स्पीकिंग जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, तमिल और बाकी जो रिलीजन है उनको डोमिनेट करना शुरू किया, उनके ऊपर क्या बोल सकते हैं हम, अधिकार उनको छीनने का प्रयास किया। अब और तमिल भी एकजुट होकर अभी अपने अधिकार के लिए फाइट करना चालू कर दिए थे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि तमिल जो है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उन्होंने प्रयास किया। तो इससे हो गया सिविल वॉर स्टार्ट, ठीक है। दोनों तरफ से झड़प होने लगी, है ना। एक साइड से तमिल, एक साइड से सिंहलीज, है ना। वो दोनों आपस में उनके अंदर ही उनका सिविल वॉर शुरू हो गया। और दोनों जो है एक दूसरे को डिस्ट्रक्शन करने के लिए चालू हो गए। पूरा एक वॉर सिचुएशन शुरू हो गया श्रीलंका के अंदर, तमिल वर्सेस सिंहलीज, ठीक है ना। और इसका इफेक्ट क्या हो गया, जो श्रीलंका है उसका सोशल लॉस हो गया, कल्चरल लॉस हो गया, और इकोनॉमिक उसको सेटबैक बके काफी समय तक, ठीक है ना। ये इम्पैक्ट रहा उनके पास। अब ये जो हमारा बेल्जियम है और श्रीलंका है, हमने देखा कि इन दोनों प्लेसेस पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है ना। अब इन सिमिलरिटी क्या है, ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, बट डिफरेंसेस क्या थी कि भैया इनका जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट था वो अलग अलग था। जैसे बेल्जियम ने हर एक कम्युनिटी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी थी, है ना। फ्रेंच के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी थी उन्होंने, डच के लिए भी इक्वल दी थी, जर्मन के लिए भी इक्वल।
हालांकि जर्मन 1% थे, फिर भी उनको इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी दी। वैसा श्रीलंका पे नहीं हो पाया, ठीक है ना। जो मेजोरिटी कमिटी कम्युनिटी थी 74%, उनको ही उन्होंने क्या किया, ज्यादा एंटरटेन करना चालू किया, ठीक है ना। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि भैया वाई पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, ठीक है ना। तो जैसे बेल्जियम ने हमने देखा कि भैया ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है सोशल ग्रुप के अंदर, है ना। एक स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर प्रोवाइड करता है और एक बेटर आउटकम प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो सिस्टम है वो एकदम स्टेबल और प्रोडक्टिव बन जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पावर शेयरिंग है, एक स्पिरिट है हमारे डेमोक्रेसी का, है ना। तो धीरे 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 अभी, और ये वैल्यूएबल भी इम्पैक्ट क्रिएट करता है पूरा का पूरा अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भैया डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, तो उसमें पॉलिटिकल पावर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। व्हाई इन डेमोक्रेसी शुड पॉलिटिकल पावर बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यों, क्यों एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि भैया पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पावर। वे आपके जो लोग हैं वही सोर्स है, ठीक है। और पीपल रूल्स देमसेल्व्स थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। यहाँ पे खुद लोग ही आके खुद का ही गवर्नेंस बनाते हैं और वो खुद को ही रूल करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिर क्या, ड्यू टू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज। यहाँ पे हर एक चीज को रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है। ऑल हैव अ वॉइस इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज। और जब हम इसको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं डेमोक्रेसी में, तो हर एक पोर्शन को, ठीक है, अपना अपना जो क्या कह सकते हैं मत है उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भैया पावर शेयरिंग के फॉर्म्स किस तरह से अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि एक रहता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें लेजिस्लेशन अलग रहता है, एग्जीक्यूटिव अलग रहता है, ठीक है, और जुडिशनरी अलग रहता है। अब ये सारे उसके क्या बोल सकते हैं हम, इसके फायदे हैं, ठीक है ना। कि भैया रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ ऑर्डर पावर। इससे क्या होता है, पावर बैलेंस रहता है। जैसे कि हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी अलग है, ठीक है ना। ये टोटली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कि किसी के अंडर नहीं है, कि पूरा पूरा उनको एटोनोमस बॉडी बना दिया है, ठीक है ना। इससे क्या हो सकता है, वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर क्या देख सकते हैं, नजर रख सकते हैं। वो तीनों के तीनों का अपना अपना स्वतंत्र एस्टेब्लिशमेंट है। और दूसरा रहता है एक क्या बोलते हैं वर्टिकल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि इंडिया में हमारे है एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट आता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट में अंदर पंचायत आती है, म्यूनिसिपैलिटीज आती है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो ये वर्टिकल डिवीजन जो है पावर का, इसमें धीरे 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 जो पावर्स है लोकल लेवल पे वो ट्रांसफॉर्म होती चली जाती है, ठीक है। अब ये जो चीज है, जैसे बेल्जियम में हुआ था, जो कि सेपरेट लैंग्वेज वालों के लिए उन्होंने कम्युनिटीज गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी, वैसे हमारे यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी एक फॉर्म है, ठीक है, जिसे हम पावर को शेयर कर सकते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं जैसे हमने पहले देखा, फिर बाद में वर्टिकल भी देखा, और ये सोशल ग्रुप और रिलीजियस और बाकी के हिसाब से भी कर सकते हैं। और कुछ कुछ जो है, जैसे कि अभी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयर में आता है कि कुछ प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं, कुछ मूवमेंट्स रहते हैं, या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, तो वो पावर गेन करने अलायंस क्रिएट करती है। जैसे कि इंडिया में बहुत बार होता है, जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलाइनमेंट क्रिएट करती है ना। और फिर वो चुनाव जीतती है और उसके हिसाब से जब वो चुन के आती है तो उसके हिसाब से वो फॉर्म कर लेती है अपना, और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जैसे कि मुख्यमंत्री की हमारा रहेगा, उप मुख्यमंत्री तुम्हारा रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतना ही है भैया। इसमें तो दो ही चीजें समझनी थी हमको, कि बेल्जियम का क्या कंडीशन था, उन्होंने क्या स्टेप लिए, श्रीलंका का कंसेप्ट था, उन्होंने किस तरह से डोमिनेट करके खुद की वाट लगा दी। और भैया पावर जो शेयर किया, ठीक है, बेल्जियम ने, वो कितने टाइप का रहता है।
एक हॉरिजॉन्टल रहेगा इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, एक वर्टिकल रहेगा बैलेंस्ड, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर, और बाकी के दो ग्रुप्स अलग अलग फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है, कम्युनिटी के ऊपर और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्रेशर ग्रुप के ऊपर। तो ये बेसिक सा समरी है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, पढ़ लो आप, आपको आराम से समझ जाएगा जो अभी तक हमने पढ़ा, ये इसी पूरा का पूरा इसमें इसमें मेंशन किया, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर इसमें कुछ आपको डाउट रहेगा तो हम शाम को मिलेंगे 5:30 बजे क्लासरूम में, ठीक है। सो थैंक यू।